और 2 दिन के बाद शोषित विभाग के लिए महात्मा गांधी जगदेव बाबू का शहीद दिवस। दोनों महापुरुषों के चिंतन के आईने में विषयवत जाति जनगणना सिद्धांत और भावी वर्तमान समय में आरक्षण और मॉडर्न विचारों के विचारों पर इस संगोष्ठी में चिंतन मंथन शिविर में इस हॉल में बैठे हुए सभी समाज के चिंतक विद्वजनों, सामाजिक कार्यकर्ता और एक बुद्धिजीवी भाइयों को बंधुओं और पंचायत समस्त घरों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि साथियों आज का जो विषय है, अगर उस विषय से हम बात करें या सिर्फ बीपी मंडल और जगदेव बाबू के आयु से बात करें तो हम दोनों आयों से बहुत सारे विचारों के विचारों को हम समझे सुना। आप लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट और मुस्कुराहट से स्वागत किया है। उसी आयु में थोड़ी बहुत तो मुझे समझ में आया है। ये बात सीधा सीधा करना चाहूंगा कि जातीय जनगणना सिर्फ नाम और हानि में सभी लोगों ने कहा है कि भाई भारत जातियों का देश है, 7,000 जातियां हैं, 1,42 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई है। तो जब एक परिवार में पिता के 4 बेटे हैं तो चारों का सामाजिक न्याय के हिसाब से हिस्सा बराबर होता है, चाहे वो पागल हो या विद्वान हो, पहलवान हो या कमजोर हो, ये समान का सिद्धांत है। तो इसी आंदोलन में अब ये देखना है कि देश के कुछ संसाधन है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली और क्लास 1 से क्लास 4 तक के कर्मचारी अधिकारी, इसी में तो हिस्सा देंगे और जमीन दौलत में देने के लिए दरबार है। आज भी भारत में जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है, इसमें हम नहीं कर रहे, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। क्या आंकड़े कह रहे हैं? 54.6% लोग भूमिहीन है, जिनके पास कोई जमीन नहीं। अरे भाई, तो 77 वर्षों में देश की आजादी में देश चलाया है या देश बेचा है या पागलपन तुमने किया है, ये कौन बताएगा? 77 करोड़ से ज्यादा लोग, 54.6 का मतलब 50% से ज्यादा हो गया, तो 54 करोड़ तो 100 करोड़ में हो गया, और 43 को 50 कर दीजिए तो 25-26 करोड़ हो गया। कितना हो गया भाई? 75-77 करोड़ लोग तो भूमिहीन है, तो आखिर देश क्या चलाया? इसलिए भी जाति जनगणना जरूरी है। दूसरा, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसमें तुम्हारी जाति की जनसंख्या के हिसाब से 7,000 जातियां हैं, वैसे बांटिएगा तो एक जाति को एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये पंडित जी लोग, बाबू साहब लोग या सवर्ण क्लास के लोग जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, 2009 के बाद का आंकड़ा पर हम थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे। जंगे आजादी के बाद 52 से डाले तो ज्यादा व्यापक हो जाएगा। 14 में मोदी जी आए हैं, 19 में मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उसके पहले मनमोहन सिंह, ये तो है या करें। 90 में बीपी मंडल जी ने बीपी मंडल के आयोग को बीपी ने 7 अगस्त 90 को लागू करने की घोषणा, ये हम सभी जानते हैं उनको था। लेकिन साथियों, क्यों लागू हुआ? उसके पहले तो जगदेव बाबू, उनसे पहले बाबा साहब, ये जो सारी चर्चाएं हुई है यहाँ, उसमें ज्यादा समय नहीं देना है, लेकिन इतना जानना है कि नारा तो बना शोषित इनकलाब के लेनिन का कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित 90 भाग, यही तो लगा। देश की धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आखिर बीपी मंडल साहब कांग्रेस के राज्य में रहने वाले थे, वो प्रधान
प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि हम आपको इस बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, नहीं बनाया। और उत्तर प्रदेश सहित बिहार सहित पूरे देश के आधे से अधिक राज्यों में लोहिया जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी 9 प्रांतों में, ये भी सही है। लोहिया जी का जो नारा है उसी से जगदेव बाबू निकलते हैं। लोहिया जी ने जो नारा दिया था कि पिछड़ों में बांधेगा और पिछड़े पावे 100 में 60 नारा था ना। और आगे भी उनका नारा था कि राजा राष्ट्रपति हो या बाकी की सरकार, सबकी शिक्षा एक समान। इस तरह के जो 5-7 नारे थे। तो जब 1967 में बिहार में कांग्रेस की सरकार गिर गई और सरकार बनाने का जब सवाल खड़ा हुआ तो जगदेव बाबू ने लोहिया जी से पूछा कि ये जो महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार बनाई गई है, इनके सदस्य तो मात्र 13 जीत कर आए हैं, 69 जीत करके आए, 67 जीत करके आए हैं सोशलिस्ट पार्टी के। कर्पूरी ठाकुर नेता विपक्ष रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी के। तो आखिरकार में उनका नारा है कि पिछड़ों में बांधेगा और पिछड़े पावे 100 में 60। तो अति पिछड़ा वर्ग से तो कर्पूरी ठाकुर भी है और उनकी पार्टी के जीत करके जिससे हम लोग सदस्य जीत कर आए हैं, संसद विधायक है, बनना तो इन्हें चाहिए था। तो लोहिया जी तो बगली झाँक रहे हैं। और ये बात जब विधानसभा में जगदेव बाबू ने उठाया तो उस समय कांग्रेस एक बड़े नेता थे, बड़े दबंग सरहंग, जैसे आज उत्तर प्रदेश में तमाम बाहुबली। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू पार्टी नहीं जाति की बात करते हैं। तो जगदेव बाबू ने पूछा कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग गले गए हैं आपके हिसाब से, इसमें एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए जिसमें आदिवासी का व्यक्ति मिनिस्टर हो, अनुसूचित जात का व्यक्ति एको मिनिस्टर हो, मुसलमान और अल्पसंख्यक का एको मंत्री तो बताइए। ठीक है, ये भी लोहा तो पत्थर रामायण तिवारी बना दिए गए मिनिस्टर, तो इनसे भी क्या गए बोले ये बहुजन समाज के लोग हैं। तो लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू पार्टी नहीं जाति की बात करते हैं, अगर आपको अपने हिसाब से सरकार चलानी है तो आप चुनाव लड़के फिर से आके अपना सरकार बनाइए और चलाइए। तब जगदेव बाबू ने संकल्प किया यदि मैं 1 महीने के अंदर महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार को अगर गिरा नहीं दिया तो मैं जगदेव प्रसाद ने मुझे जीवन का अधिकार है और मैं चला कभी विधानसभा में आऊंगा तब सरकार गिरा दूंगा और सरकार बना दूंगा। और 1 महीने के अंदर सरकार तोड़ा है जगदेव बाबू। पटना के अंजुमन इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में शोषित दल की घोषणा भी किया और उसी समय प्रीति मंडल साहब कांग्रेस में वहां को की स्थिति फंसे। तो जाकर उनसे मिले और कहा कि कांग्रेस ने आपको मंत्री नहीं बनाया है, लेकिन जगदेव प्रसाद सूबे बिहार का आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको बनाने के लिए तैयार हूँ। तब प्रीति मंडल साहब वहां से इस्तीफा दिए हम यहाँ आए हैं। श्री पूजन शास्त्री की अध्यक्षता में दल का निर्माण हुआ और जगदेव बाबू ने कहा कि साथियों, ऊंची जात वालों ने हमारे बाप दादों से खेतों में हरवाही और चरवाही कराया है, राजनीति में मैं इनकी हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, ना ही बहुजनों से 90% दोस्तों से राजनीति में हरवाही करने के लिए कभी कहूँगा। इसलिए आज मैं 100 साल के लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूँ। यह एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसमें आने और जाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसकी लड़ाई लंबी और तगड़ी होगी। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततः हमारी होकर रहे, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर आगे जगदेव बाबू बोलते हैं कि यह बात मैं जिन लोगों के लिए बोल रहा हूँ वे लोग इतने मूर्ख हैं, अज्ञानी है कि हमारी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन जिनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ इतने चुस्त दुरुस्त और चालाक है कि हमारी बातों को जल्दी से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और हम पर चौतरफा हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे सोए हुए से जाग जाएंगे उस दिन इन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। तब जगदेव बाबू की बातों से जो शोरगुल मचा, सरकार गिर गई, सरकार बनाने का प्रयास हुआ। सौभाग्य से सतीश प्रसाद जी को 3 दिन 72 घंटे के लिए बनाया गया, क्योंकि उसमें एक नैतिक परंपरा थी कि अगर किसी सदन के आप सदस्य नहीं है तो आपको सीएम नहीं बनना है या मिनिस्टर नहीं बनना। उस परंपरा का पालन करते हुए सतीश बाबू को बनाया गया। उसके बाद मंडल साहब
जब बढ़िया काम होने लगा तो सरकार गिरा दी गई। तो ये तो गुरु शिष्य और भाईचारे के नाते जो जो कर्म बढ़ा रहा वैसा यथावत उनको सम्मान है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये तो जगदेव बाबू ने बनाया और आपको बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जगदेव बाबू को हिंदुस्तानी शोषित दल बनाना पड़ा और बाद में शोषित समाज दल बनाना पड़ा। अगर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बड़ी बात होगी। हमारे पूर्व वक्ता साथी बोल रहे थे कि जगदेव बाबू का मतलब बाबा साहब और बाबा साहब का मतलब जगदेव बाबू। यह सिर्फ 33.5% सच है, बाकी सच नहीं। जगदेव बाबू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर, मार्क्स और लेनिन इतना जब मिलाइएगा तो अकेले जगदेव प्रसाद उनके भाषणों में जरा गौर से समझिए। उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत खींचा। ये मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, कि दुश्मन और दोस्त आमने सामने जब होंगे तो लड़ाई होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि न दोस्त का पता न दुश्मन का पता, इसीलिए पूरा बहुजनों के जितने नेता है वो असफल है। जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे हैं। एक दुश्मन को अपने साथ रख करके चल रहे हैं तो लड़ाई कौन सी लड़ेगी? क्या जगदेव प्रसाद पागल थे या डॉक्टर अम्बेडकर पागल थे या मानव काशीराम जी पागल थे? तीनों महापुरुषों के वक्तव्य को समझे। मान्यवर बाबा साहब ने कहा है, जो तुम्हें नीच खुला लाचार बनाया है वह तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता। यही कर सकते हैं, न कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जगदेव बाबू, पाल लेविन जो रशिया के पूर्वी इतिहास विभाग के शोध संस्थान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद अमेरिका के प्रोफेसर टॉमसन जॉर्नी हैं, अपने जमाने के अर्थशास्त्र के 1 नंबर के विद्वान हैं। दोनों महान शक्तियों ने भारत में भेजा कि आखिरकार में दो कम्युनिस्ट पार्टियां भारत के अंदर है, नक्सलपंथी वामपंथी। दोनों का जगदेव प्रसाद जैसा व्यक्ति विरोध कर रहा है, लोहिया की पार्टी का विरोध कर रहा है, जनसंघियों का विरोध कर रहा है और कांग्रेसियों का विरोध कर रहा है। कि चाहता क्या, लोगों से वार्तालाप हुए हैं और पूरा पुस्तकों में बंद है जगदेव प्रसाद का वह विचार। दुर्भाग्य है कि जिसके लिए जगदेव बाबू ने लड़ा वह समाज इतना नासमझ है, अभी भी उनकी सारी बहुमूल्य चिंतन को समेट नहीं सका। हमने भी कोशिश किया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरी कोई पहुंच पकड़ नहीं थी। लेकिन 32-35 वर्षों के प्रयास से जगदेव बाबू के 25 अगस्त 67 से लेकर 5 सितंबर 74 के बीच का मात्र 55 भाषण मेरे पास नहीं है। सारा भाषण मैंने खोज करके संकलित करके कंप्यूटर में लॉक कर दिया है कि भावी पीढ़ियों को सौंपा जा सके वह ऐतिहासिक दस्तावेज। तब आप समझ पाएंगे कि लड़ाई कहाँ चलती है। हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। जब इतनी बड़ी लड़ाई एकदम अस्तित्व में आ ही गई तो जगदेव बाबू ने तो इसी आरा के सहार में ऐलान करके कहा था ना 4 जुलाई 74 को कि साथियों, जहां तक सूबे बिहार का सवाल है, हर हालत में बिहार में सरकार हमारी चल रही है। लेकिन यदि मैं 23 जुलाई 76 तक जिंदा रह गया तो भारत की सरकार हमारी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये 2 घोषणा तो कर दिया। तीसरी घोषणा किया जिसको लोग जानते हैं कि इधर आरा के बिहार क्षेत्र में मास्टर कामरेड जगदीश प्रसाद और उनके साथी जो यादव जी थे, मार्क्स एंगल्स की गोली कही जाती थी लोगों की। दोनों लोग शहीद हो गए। उनकी लाइन पर 7 बड़े धूम बच्चों की हत्या हुई थी। जगदेव बाबू का जब सभा लगा था उसके दौर में वाले, तो जगदेव बाबू ने उस लाइन को भेजते हुए कहा था कि हक हकूक मान सम्मान की लड़ाई में सारे बिहार को सहारा बना। ये बात कहा था। फिर आगे कहा कि जब हमारी बिहार में सरकार होगी और भारत में, तो अगले सावन भादों में गोली कलाई का दो में होगी। इनमें से कौन सा काम पूरा किया, यही बता दे हमारा 90% समाज। नीतीश जी लालू जी की सरकार है, यही बता दे। जबकि हमारे पुरोधा है, नेता है, उनकी लड़ाई के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आखिरकार में 2 ही लड़ाई तो बची थी। 15 अगस्त 47 तक देश को आजादी का सवाल था। भले ही बंटवारे के बाद हमें मिला था पाकिस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, बुक पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ। उसके बाद तो हमारे सामने 2 ही काम थे, 2 बातें हैं। मोटी मोटी सबको चाहिए इज्जत रोटी, न हम इज्जत दिला सके न रोटी दिला सके, और इधर संविधान पर खतरा मंडराने लगा। तो इसके लिए बाबा साहब की हमारा मार्गदर्शन करती है कि आप
उसके चलने की गति चाहे जितनी धीमी हो, परंतु दिशा सही होनी चाहिए, अन्यथा आप भटक सकते हैं, रास्ते में भटक सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं कहीं चलने की दिशा गड़बड़ हुई। तो अब हम आते हैं, बाबा साहब ने तो कह दिया कि जो तुम्हें नीत गुलाम लाचार बनाया तेरा उद्धार कभी नहीं कर सकता। तो जगदेव बाबू ने क्या चेताया? जगदेव बाबू ने तुलनात्मक हाइपरेजुल में बोला है उपमालंकार में कि बाघ बकरी की रक्षा कभी नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता,